आप देख रहे हैं धमतरी एक्सप्रेस टीवी। मैं हूं रंजीत छावड़ा। आइए चलते हैं क्षेत्र की छोटी बड़ी खबरों की ओर। राजनीतिक प्रवास पर जगदलपुर जाते हुए धमतरी लोहरसी गांव के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में रुके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए श्री बघेल ने कहा कि राज्य की विष्णुदेव सरकार सभी मोर्चों पर फेल है। भूपेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भूपेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भूपेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भूपेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ के कौन के भैया? भूपेश भैया भूपेश भैया भूपेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भूपेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भूपेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ के कौन के भैया? भूपेश भैया भूपेश भैया छत्तीसगढ़ के कौन के भैया? भूपेश भैया भूपेश भैया। अभी धान कटाई जोरों पर है। सभी किसान खेत में हैं, लेकिन किसान फसल कटाई के साथ साथ बहुत चिंतित है, क्योंकि पहले तो डीएपी नहीं मिला, फिर यूरिया नहीं मिला, फिर बिजली की बिल बढ़ गया, फिर उसके बाद माहों और दवाई छिड़काव में पूरा किसान का हालत खराब। अब कैसे भी करके फसल बच भी गया। अब दिक्कत ये है कि 15 तारीख की सरकार धान खरीदने वाली है और अभी सोसाइटी और बैंक वाले सब हड़ताल में हैं, टोकन कट नहीं रहा है। और आज 10 तारीख हो गया, 4 दिन बाद धान खरीदी शुरू करेंगे, तो सरकार किस प्रकार से धान खरीदी करेगी? पहला तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि पिछले साल के धान अभी तक निराकृत नहीं हुआ है। जितने राइस मिलर को दिए थे धान, उसका चावल एफसीआई में जमा नहीं करा पा रही सरकार। दूसरी बात यह है कि धान है अभी भी धान संग्रहण केंद्रों में पड़ा हुआ है, और जो सड़े हुए धान हैं राइस मिलर को दबाव बना रहे हैं कि उस सड़े हुए धान को खरीदी कर उठाओ, उस पर दबाव डाला जा रहा है। तो ये स्थिति है। पूरे जो हम लोग धान खरीदी की व्यवस्था को बहुत सुचारू रूप से संचालित कर रहे थे, अब उसको इन्होंने पूरी तरह से उस व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है। कुल मिला के सरकार धान खरीदना नहीं चाहती। तीसरा मामला जो एग्रो स्टेक का है, उसमें जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो किसान धान नहीं बेच पा रहे हैं, नहीं बेच पाएंगे। और ऐसे सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों किसान हैं जिसमें एग्रो स्टेक में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। बहुत बड़ी विसंगति किसानों के साथ, बहुत बड़ा धोखा किसानों के साथ होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे छोटे किसान हैं जिसको जानकारी नहीं है और धान अभी खेत में है, और धान लेके जब सोसाइटियों में जाएगा तो पता चला उसका तो नाम ही नहीं, जबकि पिछले कई वर्षों से धान बेचते आ रहे हैं। इस साल वो धान नहीं बेच पाएगा। इस सरकार किसानों के साथ किस प्रकार से अन्याय कर रही है वो देखने को मिल रहा है। दूसरा, बच्चों के साथ अन्याय आप देख लें कि आज स्कूल खुले, अब जुलाई से नवंबर आ गया, कुछ दिनों बाद ये एग्जाम की तैयारी करेंगे, लेकिन अभी तक के पुस्तक काफी पहुंचा नहीं है। राज्योत्सव के समय एक शिक्षक ने, इसी जिले के एक शिक्षक ने एक अपने फेसबुक आईडी में उन्होंने डाल दिया कि यहाँ स्कूल में काफी पुस्तक नहीं मिल रहा है, राज्योत्सव मना रहे हैं।
और ये बात सही है कि राज्योत्सव में सब कुर्सियां खाली थी। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी जब भाषण देने खड़े हुए तो पूरी पब्लिक उठ के जाने लगी, पुलिस वाले जबरदस्ती रोक रहे थे। ऐसे में यहाँ के शिक्षक ने ट्वीट कर दिया कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए काफी पुस्तक नहीं है और राज्योत्सव मना रहे हैं तो उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो उसके नाकामी यदि शिक्षक ये बताए तो उसके स्कूल में काफी पुस्तक नहीं है, ये अपराध कैसे हो गया? उस शिक्षक का दोष क्या है? उस शिक्षक की जिम्मेदारी बच्चों को पढ़ाए, सरकार से पैसा इसलिए मिलता है कि बच्चों को पढ़ाए, और सरकार से ये कह दे कि भाई आपकी काफी पुस्तक आपने उपलब्ध नहीं कराए, तो सरकार है वो तानाशाही रवैया अपनाई हुई है। अभी पूरे प्रदेश में बिजली बिल का हाल बेहाल है। एक तरफ 5 साल में हम लोग एक बार भी बिजली बिल बढ़ाए नहीं थे, ऊपर से 400 यूनिट तक की बिजली बिल हाफ दे रहे थे। इस सरकार को भी पूरे 2 साल भी नहीं हुए, अभी 13 दिसंबर आएगा तब 2 साल होगा, और इस 2 साल में 3 बार बिजली बिल बढ़ा दिए और बिजली बिल हाफ योजना बंद कर दिया। तो एक तरफ तो बिजली तो मिल नहीं रही लोगों को, और दूसरे तरफ बिजली की बिल मनमाने आ रहा है। इससे घरेलू उपभोक्ता है, कमर्शियल जो उपयोग करने वाले हैं, सब लोग इससे परेशान हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है, कोई भी कुछ भी बोले जा रहा है, गुंडे बदमाश डर नहीं रहे, जिसमें ये सरकार, ये जो पुलिस है वो खुद ही वसूली करने में लगी हुई है, तो फिर गुंडों बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई कहां से करेगी? ये स्थिति है इस पूरे प्रदेश की। तो माने सर कि अपराधगढ़ बन गया छत्तीसगढ़ जो है, बिल्कुल अपराधगढ़ बन गया, अपराधगढ़ बना। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दावा किया है कि सरकार की तैयारी हो चुकी है धान खरीदी की और जल्द ही हम धान खरीदी शुरू करेंगे। देखिए, उसका तो विभाग नहीं है, उसको तो ये बताना चाहिए कि उसके जो रिश्तेदार है उसके दसगात्र में सरकार का 97 लाख रुपए कैसे खर्च हो गया ये बताए। मुख्यमंत्री उसके परिवार के रिश्तेदार के गमी में गए थे, तो गमी में जाने से पीडब्ल्यूडी का या सरकार का पैसा कैसे खर्चा होगा? और 97 लाख रुपए का आरटीआई से निकला है, तो अरुण साहब को बताना चाहिए कि सरकार का पैसा है भाई, आपके रिश्तेदार के गमी और शादी में खर्च करने के लिए नहीं है, आम जनता के हित के लिए पैसा है ना। और 2 साल में आरटीआई से पता चला कि 950 मीटर ही सड़क उन्होंने स्वीकृत किया, मुंगेली में 450 मीटर और सरगुजा में 500 मीटर, इतने 2 साल में सड़क स्वीकृत किया है। ऐसा हमारा उप मुख्यमंत्री है, उसको बताना चाहिए पानी टंकी में पानी क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, टंकी खड़ा है उसमें पानी क्यों नहीं जा रहा है, और वो वहां से नल में पानी क्यों नहीं आ रहा, टोटी तक पानी क्यों नहीं आ रहा है, टोटी का नल का टोटी खोलो तो हवा निकलता है। यह स्थिति सरकार की। सर, ये बिजली बिल का मुद्दा बड़ा है मगर कांग्रेस का कोई बड़ा आंदोलन नजर नहीं आ रहा। भाई, हम तो पहले ही 20 दिन बढ़ाया, उसी समय उसका विरोध किया, सभी ब्लॉकों में धरना प्रदर्शन किए। अब जनता सामने आना चाहिए, हम तो उसके साथ खड़े हैं। क्या जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है कांग्रेस? जनता समर्थन, अरे भाई हमने अपना दायित्व निर्वहन किया और जनता की आवाज है उसको हमने स्वर दिया। अब सवाल इस बात का, सरकार यदि गूंगी बहरी है तो क्या करिएगा? यदि देखिए हम लोग तो आवाज उठाते हैं, तमनार में जंगल काट दिए, हम लोग 24 विधायक गए है ना, वहां सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता हमारे गए, विरोध किए। अडानी पेड़ काट रहा था, हमने उसका विरोध किया, वो तो बंद नहीं किया है ना। वहां के लोगों को, विधायक को नजर बंद करके रखे, विद्यावती सिद्धार्थ को, वहां जो गांव वाले हैं उसको घर में बंद करके रखे, और ऊपर से मेरे बेटे को अंदर कर दिए। सर, अमित बघेल का छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर के एक विवाद चल रहा है। सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उन लोग विरोध कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ी को लेकर के। देखिए, एक चीज है, कानून व्यवस्था यदि ठीक से संचालित नहीं करेंगे तो स्थिति ये बनेगी, कोई भी महापुरुष हो, किसी भी धर्म के महापुरुष हो, उसके खिलाफ यदि कोई बात आप बोल रहे हैं तो वो आप पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान कर रहे हैं। चाहे वो गुरु घासीदास के खिलाफ यदि कोई बात कर रहे हैं, या
अग्रसेन महाराज के खिलाफ बात कर रहे हैं या झूलेलाल जी के बारे में यदि कुछ बात कर रहे हैं तो वो संत महात्मा है, कोई भी बोले उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये कार्रवाई नहीं कर पा रही सरकार। एक बयान आप मुझसे पूछ रहे हैं, इन मंत्रियों से क्यों नहीं पूछते आप? एक बयान भी आया इसके बाद, चाहे किसी ने भी बयान दिया हो, कोई कार्रवाई छोड़ एक बयान, न गृह मंत्री का, न उप मुख्यमंत्री का, न मुख्यमंत्री का, न किसी मंत्री का, एक बयान नहीं। कैसी सरकार है सर? वो ब्याजखोर ये इसका मतलब ये है कि ये सरकार खुद ही जातियों में, समाज में विभाजन पैदा करना चाहती है, इसलिए सरकार मौन है। ब्याजखोर तोमर जो है उसका तो जुलूस निकाल दिए, लेकिन आपत्तिजनक जो सांप्रदायिक टिप्पणी कर रहे हैं और यहाँ की समरसता को छत्तीसगढ़ के खिलाफ कर रहे हैं, उस पे एक्शन लेने में इनको क्या मजबूरी है? इसका मतलब ये है सरकार खुद ही इसको बढ़ावा दे रही है ताकि समाज में जो दूसरे समस्या है, खाद के, बीज के, दवाई की, बिजली की, पढ़ाई की, इलाज की, ये जितनी समस्या है, विकास पूरा ठप है 2 साल से। कहीं 1 किलोमीटर सड़क नहीं बना है, अभी कहीं मनरेगा में कोई काम नहीं हुआ है, पंचायत वाले जितने सरपंच हैं वो खाली बैठे हैं, जितने नगरीय निकाय में जीते हैं वो खाली बैठे हैं, कोई काम न शहर में, न गांव में, न विकास कार्य हो रहा है, न कानून व्यवस्था स्थिति ठीक नहीं है। ये इन सब बातों से ध्यान भटकाने के लिए ये खुद ही प्रायोजित करवा रहे हैं। अब देख रहे वो कौन किससे जुड़े हुए हैं। यदि अमित बघेल की बात करें तो देवजी पटेल का साथी रहा है वो, है ना। यदि वो रायगढ़ के जो व्यक्ति ने गुरु घासीदास की टिप्पणी की, वो ओपी चौधरी के साथ घूम रहा है। तोमर को बोलो तो वो सबके साथ घूमता रहा है ना। अब धर्म का चोला हुआ था, जब तक के धार्मिक कार्य कर रहे थे इन भाजपा वालों को अच्छा लग रहा था। अब खुलासा हो गया कि ये तो सूदखोर है और अपराधी है, तब वो दाएं बाएं करने लगे। ये स्थिति ठीक है सर। बिहार चुनाव में आप गए थे, स्टार प्रचारक के रूप में गए थे, क्या आंकते हैं उधर? देखिए, मैं तो ऑब्जर्वर भी था, स्टार प्रचारक भी था, और यहाँ महिला कांग्रेस के अध्यक्ष वो भी गई थी, कहाँ है ना, वो भी, वहाँ बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ के लोग गए थे। स्थिति परिवर्तन की है, वहाँ लोग भी चाहते हैं कि शिक्षा मिले, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, रोजगार मिले, पलायन रुके, ये सब बात कर रहे हैं। और अभी भारतीय जनता पार्टी अभी भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि विदेश से मतलब घुसपैठिए आ गए, घुसपैठिए आगे बोलते हैं अमित शाह और प्रधानमंत्री, वो खुद ही अपनी आलोचना कर रहे हैं। 11 साल से आप प्रधानमंत्री, सरकार आपकी है, घुसपैठिए आए तो जिम्मेदार कौन है? तो आप छत्तीसगढ़ में घुसपैठिए आ गए बोलते हैं, इस जिम्मेदार कौन है? आपका आकलन क्या है सर कि वहां इस बार कांग्रेस वोट, भाजपा वोट चोरी नहीं कर पाएगी? वो तो पता चलेगा अब। भाई हरियाणा से ट्रेन में भर भर के ले गए, वो कौन थे? वीवीपैट कचरे में पड़ा मिल रहा है, वो किसने फेंका? अभी तक के निर्वाचन आयोग कितने महिलाओं ने, कितने पुरुष ने वोट डाला, कोई आंकड़ा नहीं, आंकड़े जारी नहीं कर रहे हैं। आज डिजिटल युग है भाई, और आज आप प्रथम चरण के 6 तारीख हो गया, आज 10 तारीख, 4 दिन बीतने के बाद भी आप आंकड़े पेश नहीं कर पा रहे हैं। जबकि हाथ से वोट डालते थे, हाथ से सब करते थे, तो दूसरे दिन पता चल जाता था। तो ये सब पर्देदारी कर रहे हैं, किसके लिए? जी, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा कर रहे हैं, कितना समर्थन है? पहले ये बताया कि वो संविधान को मानते कि नहीं मानते। धीरेन्द्र शास्त्री सवाल है, यदि संविधान को मानते हैं तो फिर आप हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान में सबको, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, जो भी यहाँ रह रहे हैं, वो संविधान सबको सुरक्षा प्रदान करती है। कोई भी व्यक्ति हो, आदिवासी हो, चाहे वो अनुसूचित जाति के हो, सबको व्यवस्था उस संविधान के तहत मिला हुआ है। चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो। आप यदि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, फिर मनुस्मृति की बात करेंगे, तो फिर महिलाओं को फिर शिक्षा से वंचित करेंगे आप।
महिलाओं को संपत्ति से आप वंचित करेंगे। आप उनको तो महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। और आज संविधान तो महिला, ये मेरे बगल में बैठी हुई विधायक बन के एक बार नहीं 2-2 बार बनी हुई है। ये जिला पंचायत बैठी हुई है, ये विधायक हैं, पिछड़े वर्ग के हैं। कोई दलित साथी है वो बना विधायक, कोई अल्पसंख्यक है वो बना हुआ है। आपकी आवाज बंद कर दी जाएगी। मैं आपसे पूछता हूं कि आप इसके समर्थक हैं? संविधान के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, देश चलना चाहिए ना, तो संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, फिर और कोई बात नहीं हो सकती। सर, हिंदुओं के लिए कोई राष्ट्र नहीं है, हर समुदाय के लोगों के लिए राष्ट्र है, मगर हिंदुओं के लिए हिंदू राष्ट्र नहीं। देखो, जिन्होंने धार्मिक आधार पे देश बनाया उसकी स्थिति क्या है आप अपने देख ले। पाकिस्तान की स्थिति क्या, जितने भी इस्लामिक कंट्री बनाए उसकी स्थिति क्या, जो हिंदू राष्ट्र एक नेपाल था वो क्या हुआ, धर्मनिरपेक्ष हो गया। अब पहले तो हिंदू राष्ट्र था, अब क्या। तो जितने धर्म के आधार पर राष्ट्र बने हैं, देश बने हैं, उनकी स्थिति का आकलन कर लेना चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं, आप मोबाइल में अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बंद करिएगा, गूगल आंटी से पूछिए, है ना, कि जितने भी धार्मिक आधार पर राष्ट्र बने उसकी स्थिति क्या है, उसकी विकास दर क्या है, और प्रजातांत्रिक देश उसकी स्थिति क्या। सर, सोसाइटी के जो आंदोलन चल रहा है जिससे कि धान खरीदी प्रभावित होने वाली है, तो उनकी मांगों को कितना जायज मानते हैं आप? देखिए, सरकार ने खुद ही बाध्य किया इन लोगों को आंदोलन करने के लिए। पूछिए कैसे। हमारी सरकार थी तो हमने ये आदेश निकाला था कि 3 दिन के भीतर में किसानों को भुगतान होना चाहिए। ठीक। दूसरा आदेश ये था कि धान खरीदी केंद्र में 3 दिन 72 घंटे में धान का उठाव हो जाना चाहिए। पहले दिन ही, पहले मतलब बजट सत्र में, पहले सत्र में इन्होंने उसको शिथिल कर दिया। 3 महीने तक आप धान उठा सकते हैं, तो 3 महीने तक धान उठा सकते हैं। तो पड़ा हुआ धान, अब धान पानी में सड़े तब, चाहे धूप में सूखे तब, क्वालिटी खराब है ना, या चूहा खाए तब। अब रिकवरी किससे कर रहे हैं? जो सोसाइटी में, उससे नौकरी कितने की है? 10,000 की, और लाखों का धान, तो भर पाएगा क्या वो? तो उसके मांग, भाई सरकार खुद ही गलती कर रही है। जब 3 दिन में धान उठाने की व्यवस्था थी, 3 दिन में पेमेंट करने की व्यवस्था थी, आप बदल क्यों दिए? इसलिए आप धान नहीं खरीदना चाहते। बात, आपकी बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं को वो खत्म कर रहे हैं, जैसे नरवा गरबा घुरवा बाड़ी हो, उससे क्या जानवर एक जगह एकत्रित रहते थे, गांव वालों की एक अच्छी आदत पड़ रही थी, बहुत गोबर भी खरीदी कर रहे थे। आपको हिंदू मानते हैं, और इसके शासनकाल में सबसे ज्यादा तस्करी हो रही गायों की, गौंस की, और पूरा चैनल बना हुआ है। सभी बैरियर में जाके पता कर लीजिएगा, सबके बंधे हुए, मैंने गाड़ी पीछे बंधा हुआ है ना। ये बल्कि खोजी पत्रकारों को इसकी स्टोरी बनाना चाहिए, जाते बॉर्डर पे जाते हैं। हाँ, अब धीरे धीरे गांवों की संख्या कम होते जा रही है। तो बदले की राजनीति जो राज्य में शुरू हुई है, पॉलिटिकल बदला लेने की, तो आपकी सरकार आएगी तो फिर ये आधे लोग ये भी अंदर रहेंगे, यही चलता रहेगा प्रदेश में। एक चीज बताओ, का मैंने रमन सिंह को अंदर कराया क्या? कि उसके बेटे को अंदर कराया? कि उसको जमीन नाप दी? किसी मंत्री बताओ तो किसी जमीन नापा हो कि ब्रिजमोहन के, तो अमर अग्रवाल के, तो राजेश मुणत के, किसी जमीन नापा? ये तो मेरे घर को नापे रमन सिंह, मेरे खेत को नापे, वो भी रविवार के दिन, बरसात में, सावन भादो के महीने में मेरे जमीन नाप रहे थे। ठीक है ना। आज अब वही काम रमन सिंह जो कर रहे थे, वही काम अब नरेंद्र मोदी और शाह कर रहे हैं। 3 बार हो गए मेरे घर में छापा डालते, मिला कुछ नहीं, है ना। खजाना खाली बोल रहे सर, आप खजाना खाली करके गए, इस वजह से बाकी काम छोड़ दो। मैं सारी ये छोड़ दे सरकार, हम चला लेंगे सारी योजना, फिर चालू कर देंगे। अरे तब तो कोरोना था जी, 2 साल तक के केंद्र सरकार तनख्वाह नहीं बांट पा रही थी, अपने सांसदों को पैसा नहीं दे रहे थे, एमपी लेट को बंद कर दिए थे 2 साल तक के। और तब हमने विधायकों का, बल्कि विधायक नहीं, सरपंच से लेके वार्ड के पार्षद तक सबका मानदेय बढ़ाया, है ना। 5 सरपंच, जनपद, जिला, सबके मानदेय बढ़ाए, सबके क्षेत्र विकास निधि राशि हमने बढ़ाया। ये तो दे नहीं पा रहे भाई, 10 महीने हो गए बता रहे हैं।
नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल मर्डर था जिसमें आपके बहुत सारे 30 नेता करीब मौत के घाट उतारे गए झीरम घाटी में, उसका सच आज तक सामने आने में कौन रोक रहा है? यही धमतरी है जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा कि 15 दिन के अंदर में अपराधी पकड़े जाएंगे। अब नरेंद्र मोदी जी बताए 15 दिन क्या, आप 11 साल हो गए प्रधानमंत्री बने, कहां है अपराधी? और सुप्रीम कोर्ट से हमने आदेश ले लिया था कि एनआईए जांच नहीं कर रही, तो हमने कमेटी बनाई थी, वो जांच करेगी, है ना। तो वो अब राज्य सरकार को मिल गया आदेश। शर्मा जी और साय जी ये बताए वो जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट से आपको आदेश मिल गया है, क्यों जांच नहीं कर रहे हैं? आज सारे नक्सलाइट गिरफ्तार हैं, वो सच्चाई बता सकते हैं, लेकिन वो सच्चाई नहीं उगलवाई जा रही, तो क्या अर्थ निकाला जाए? इसका मतलब ये है कि दाल में काला है। ठीक है, थैंक यू। अब चाय पीने दे आप।